दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य चैताली थानवी की लिखी कहानी शादी की दावत। सुबह के 4 बजे रेलवे स्टेशन पर भीड़ कम थी। इक्का दुक्का लोग प्लेटफॉर्म की बेंच पर बैठे थे। उनमें से एक था छिज्जू, जो अपने पास बैठे दोस्त राजू के कंधे पे सर टिकाए निद्रा देवी की गोद में चला गया था। ट्रेन की आवाज सुनकर राजू ने छिज्जू को उठाने के लिए कंधा उचकाया और बोला, छिज्जू उठ, अंकल जी की ट्रेन आ गई। छिज्जू सक पकाते हुए उठा, थोड़ी अंगड़ाई ली और अपने बाल ठीक करने लगा। राजू बोला, क्यों छिज्जू, चलें बरेली? छिज्जू कुछ शर्माते हुए बोला, अरे अभी कहाँ, अभी तो टाइम है। छिज्जू उर्फ चिराग राठी परिवार का सबसे छोटा बेटा था। राठी परिवार में सबसे बड़े बेटे की शादी होने वाली थी। जब शादी की डेट निकली तो दूल्हे से भी ज्यादा खुश था छिज्जू। जिस दिन से रिश्तेदारों को कार्ड पोस्ट होने लगे, उसी दिन से छिज्जू के सपनों में उसकी शादी के ढोल बजने लगे थे, क्योंकि इस शादी में राठौर साहब आने वाले थे। अरे राठौर साहब मतलब सुमेहा के पिताजी, और सुमेहा मतलब हल्की गुलाबी ठंड, मतलब किसी इतर की सुगंध, मतलब पतझड़ में बहार, मतलब छिज्जू का पहला प्यार। सुमेहा उसकी पुरानी पड़ोसन थी। बचपन में उसके घर में लगे पेड़ पर से अमरूद तोड़ती थी। फिर जब उसके पापा का ट्रांसफर हुआ तो वो उसका दिल ही तोड़ के चली गई बरेली। लेकिन सारे भूले बिसरे दोस्तों की तरह वो भी उसको एक दिन सोशल मीडिया साइट पे मिल ही गई। वो दोनों ऑनलाइन फ्रेंड्स बन गए। फिर वो उसकी हर तस्वीर लाइक करता, उसके गमले की, उसकी जूती की, उसकी छतरी की, उसके कुत्ते की, उसकी हर तस्वीर फट से लाइक करता। छिज्जू के भाई की शादी का कार्ड बाकी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ सुमेहा के घर भी गया। लेकिन सुमेहा नहीं आ रही थी। ये खबर आई तो छिज्जू का दिल दम तोड़ने लगा। फिर जब पता चला कि सुमेहा के पिताजी शादी में आ रहे हैं तो फिर से उसके दिल को थोड़ी सी तसल्ली मिली। सुबह 9 बजे उठने वाला छिज्जू आज टिप टॉप तैयार होके सुबह 4 बजे स्टेशन पहुंच गया। छिज्जू ने सुना था कि शादियों में बहुत सी और शादियां भी तय हो जाती हैं। सुमेहा के पिताजी भी अपनी बेटी के लिए योग्य वर ढूंढ रहे थे। अब उनको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, इसलिए वो खुद उनसे मिलने स्टेशन पहुंच गया था। उनको इम्प्रेस करने के लिए छिज्जू ने उन पर अच्छी खासी रिसर्च कर दी थी। राठौर साहब टीटी थे, जो अब रिटायर हो चुके थे। वो अपने कॉलेज के जमाने में स्टेट लेवल पे क्रिकेट टीम के 12th मैन थे। इसलिए छिज्जू ने स्क्वायर कट, स्ट्रेट ड्राइव, स्विंग सब की प्रैक्टिस कर ली थी। वो अपना काल्पनिक बैट इधर उधर घुमाते हुए स्टेशन में राठौर अंकल का कोच ढूंढ रहा था। तभी उसको पीछे से आवाज आई, कोहनी ऊपर करो थोड़ी, बहुत देर से देख रहे हैं तुमको हम। ऐसे स्ट्रोक खेलोगे तो कभी हाथ नहीं आएगा। उसने पीछे मुड़ के देखा, राठौर अंकल थे। उनके पैर छूने को झुका तो राठौर अंकल ने पूछा, तुम कौन? अपना परिचय देते हुए छिज्जू बोला, मैं छिज्जू नहीं चिराग, आपके पड़ोस में रहता था। राठी साहब का बेटा ना? हाँ, चल बैग उठा, कह के वो आगे निकल गए। राठौर अंकल इतनी तेज चल रहे थे कि उनसे कदम मिलाने के लिए छिज्जू को उनका बैग उठाए उनके पीछे पीछे दौड़ना पड़ा। इतना भारी बैग था और नीचे पहिए भी नहीं लगे थे कि उसको घसीटा जा सके। छिज्जू का दोस्त राजू रिक्शा रोकने के बहाने स्टेशन से जल्दी बाहर निकल गया ताकि उसको बैग ना उठाना पड़े। पता नहीं क्या क्या भर लाए थे इस बैग में। घर पहुंचते पहुंचते छिज्जू की हालत पस्त हो गई। लेकिन अभी तो शुरुआत थी, अभी तो मोहब्बत के इम्तिहान के कई मुकाम आने बाकी थे। राठौर अंकल को इम्प्रेस करना जितना आसान लग रहा था उतना था नहीं। एक तो भारी बैग से छिज्जू की कमर टूट गई थी, उस पर राठौर अंकल की एक्सपर्ट क्रिकेट कमेंट्री लगातार चालू थी। अरे वो तो सर्विकल ने अटका दिया, वरना मैं होता सचिन के साथ उस मैच में। सचिन के साथ? छिज्जू ने सोचा, स्टेट लेवल में भी 12th मैन थे ये, तो सचिन के साथ कहां से जोड़ी जमा लेते? फिर भी वो बोला, अंकल जी सचिन आपको खेलते देखता तो खुद हैरान हो जाता। ये सुन के राठौर अंकल तो बड़े खुश हुए, लेकिन राजू बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी दबा पाया।
खैर घर पहुंच के राठौड़ अंकल ने सुबह से कितने ग्लास गर्म पानी पिए, कितने चक्कर लगाए, लेकिन फिर भी उनका इंतजार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो कब तैयार होंगे, कब मेहंदी की रस्म में जाएंगे? आएगा 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 आने वाला आएगा। ये गाते हुए राठौर अंकल आंगन में सुबह सुबह चक्कर लगा रहे थे। उनके पास मरून कुर्ता और ब्रांडेड जीन्स पहने, सर पे गॉगल्स चढ़ाए छिज्जू कैंडी क्रश खेल रहा था। जब 1 घंटा बीत गया तो उनकी मदद करने के लिए छिज्जू बोला, अंकल जी आएगा आएगा कहने से थोड़ी आएगा, कुछ खाने से आएगा। मैंने सुना है दही बड़ा खाते ही पाचन शक्ति दुगनी हो जाती है, ट्राई करके देखिए। अरे चुप, जानते नहीं जब तक हम फ्री ना हो जाए हम कुछ खाते नहीं हैं। छिज्जू ने तो उनको इम्प्रेस करने की कोशिश की थी और उल्टा उसको डांट पड़ गई। अरे नहीं जाना अंकल को तो ना जाए, उसको तो जाना था। अंकल को नहीं सही भूख, पर उसको तो लग रही थी, वो भी गजब की। सुबह 3 बजे का जगा हुआ था बेचारा, पूरी तरह से थक चुका था छिज्जू। उसका पेट न जाने कब से गुड़ 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 किए जा रहा था। उसे अब खाने के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था, न अंकल जी, न शादी, न सुमेहा। नहीं 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 नहीं, सुमेहा तो नंबर 1 है। खाने से, नहाने से, यहाँ तक कि सांस लेने से भी पहले है उसके लिए सुमेहा भाई। लेकिन उसकी आंखों में इस वक्त सुमेहा के चेहरे के साथ साथ गट्टे की सब्जी, पुलाव, दही बड़े भी तैरने लगे थे। भूख से बेहाल छिज्जू का सर घूम रहा था। उसका तो मन किया कि अंकल को बस वहीं छोड़ के और निकल जाए खाना खाने, पर नहीं, वो ऐसा कर नहीं सकता था। अरे शाहरुख खान अपनी मोहब्बत के लिए पूरी कायनात से लड़ गए और वो राठौर अंकल से हार मान जाए? नहीं भाई, वो भी अपनी मोहब्बत, अपनी सुमेहा के लिए लड़ेगा। वो पूरे जोश में उठा, अंकल के पास गया और नरम आवाज में बोला, अच्छा तो नहा तो लीजिए ना अंकल, शादी के हॉल में सब वेट कर रहे हैं आपका। हाँ हाँ, सब बड़ा वेट कर रहे होंगे ना कि मैं कब आऊं और हॉल के एक छोटे से कोने में रखी कुर्सी पे बैठ जाऊं। अरे कोई ध्यान नहीं रखता है, सब भूल जाते हैं बेटा। मेरी श्रीमती जी भूल गई मेरा तांबे का लोटा रखना। अब तांबे के लोटे में पानी पिए बिना अधूरा सा लगता है भाई। छिज्जू सर पकड़ के बैठ गया। जब तक सूर्य उदय न हो सुबह नहीं हो सकती, जब तक बारिश न हो इंद्रधनुष नहीं आ सकता, और उसी तरह जब तक अंकल जी का पेट न खाली हो तब तक उनकी दुनिया ही नहीं चल सकती। इधर राजू उसको पूड़ियां खत्म हो जाने के मैसेज कर रहा था और इधर छिज्जू अंकल जी की कपालभाति गिन रहा था। और क्या, छिज्जू के लंबे इंतजार के बाद राठौर अंकल हार के शादी के हॉल में जाने के लिए तैयार हो ही गए। छिज्जू आंखों पे गॉगल लगाए, बालों में जेल जमाए, गाड़ी पे ऐसे स्टाइल से बैठा था जैसे वो रणबीर कपूर हो। उसने बस अभी गाड़ी स्टार्ट की ही थी कि अंकल जी ने टोक दिया, ये चश्मा उतार पहले। वो हंसते हुए बोला, अरे अंकल जी ये धूप का चश्मा है। इसमें से दिखेगा कैसे, अंधेरा सा नहीं होता आंखों में। अरे कहीं गाड़ी भिड़ा दी तो। नहीं भाई, ये चश्मा नहीं पहनोगे तुम। कितनी कोशिश की छिज्जू ने अंकल को समझाने की कि सनग्लासेस सन में ही पहनते हैं, पर ये अंकल जी कुछ मानने को तैयार ही नहीं हुए। अपनी मोहब्बत के लिए उसने ये कुर्बानी भी दे दी। हॉल में पहुंचते ही उसकी इच्छा हुई कि वो सीधा बुफे की तरफ भाग जाए, मगर राठौर अंकल को अकेले भी नहीं छोड़ सकता था। उसने अंकल को राजू के हवाले छोड़ा और निकल पड़ा खाने। बेचारा राजू आजकल के दूषित खान पान पर राठौर अंकल की टिप्पणी आधे घंटे तक सुनता रहा। इधर छिज्जू भी आधे घंटे से बुफे की लाइन में खड़ा था। अरे क्यों में खड़ा होना कोई मजाक की बात नहीं होती है, जंग होती है जंग। कितनी मुश्किल से उसने दाल से बूंदी के रायते तक का सफर पूरा किया था। वो प्लेट लेके बैठने के लिए खाली कुर्सी ढूंढ ही रहा था कि तभी पीछे से राठौर अंकल की आवाज आई, किधर जा रहा है? छिज्जू भोली सी सूरत बना के बोला, मैं तो आपके लिए खाना। बुफे की तरफ देखकर अंकल जी ने नाक से कोड़ी और बोले, ये सब नहीं भाई, हमारे लिए घर पे अलग टिफिन बना है। बोले टिफिन?
अरे स्कूल का टिफिन सुना है, ऑफिस का टिफिन सुना है, चलिए कॉलेज का भी टिफिन होता होगा मान लेते हैं, लेकिन शादी का टिफिन? अरे अगर खाना ही था तो घर से ही खाना खा के निकलते। नहीं जी, अंकल को तो वहीं शादी के हॉल में बुआओं और चाचाओं के बीच कुर्सी गाड़ के खाना था। इस चक्कर में उसके घर से हॉल और हॉल से घर धूप में इतने चक्कर लग गए कि उसकी खाने की इच्छा खत्म ही हो गई। वो एक कोने में कोल्ड ड्रिंक पीते हुए और अपने कुर्ते से खुद को हवा करते हुए अधमरा आसा पड़ा था। दूसरे कोने में जोरदार ठहाकों के बीच अंकल जी चमक रहे थे। अंकल जी ने उसको इशारे से बुलवाया। अपनी टूटी कमर को सीधा रखने के लिए बेकार कोशिश करके मुस्कुराते हुए छिज्जू उनके पास पहुंच गया। बोला, बेटा बहुत मेहनत करते हो तुम, एक बार तो तुमको भाई बरेली आना ही पड़ेगा हमारे घर। छिज्जू की कमर अपने आप सीधी हो गई। वो बोला, जी आंटी जी, सुमेहा जी, सबसे मिलने की इच्छा है मेरी, पर वो आई क्यों नहीं? इससे पहले अंकल जी जवाब देते उनसे कोई मिलने आ गया और वो उनसे बात करने में बिजी हो गए। तभी पास खड़ा राजू बोला, छिज्जू अब क्या पूछना, अब तो हम चल ही रहे बरेली। ये सुन के छिज्जू मुस्कुरा दिया। वो उसको बरेली बुला रहे थे, इसका मतलब कोई खास कारण होगा, है ऐसे ही थोड़ी कोई किसी को अपने घर बुलाता है। छिज्जू बरेली के सपनों में खो गया। रात को नींद में वो बरेली पहुंच भी गया, सुमेहा का हाथ उसके हाथ में आ भी गया और वो दोनों शिमला की बर्फीली वादियों में पहला नशा, पहला खुमार का अंतरा शुरू करने वाले ही थे कि दरवाजे पे हुई दस्तक से उसकी आंख खुल गई। रात के 11:15 बजे उसके दरवाजे के सामने बुरी तरह से डरे हुए राठौर अंकल खड़े थे। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर एक बेचारा निकलता है जिसको लोग छिज्जू कहते हैं। आधी रात को वो खाली पड़ी गलियों की खाक छान रहा था, क्योंकि रात के 11:15 बजे राठौर अंकल छिज्जू के पास आए थे और कह रहे थे, बेटा वो मैं तेल लाना भूल गया। छिज्जू नींद में बोला, हैं ठीक है कल ले आऊंगा मैं। कल? तो मुझको अभी नींद कैसे आएगी? आंखें बंद कर लीजिए, आ जाएगी, छिज्जू ने कहा। अरे पर मुझको डॉक्टर ने बालों में बादाम का तेल लगा के सोने को कहा है बेटा, जिस दिन नहीं लगाता नींद नहीं आती और सर में दर्द अलग होता है। तुम जाओ और अभी के अभी बादाम का तेल लेके आओ बस। राठौर अंकल की आवाज में आई तलखी से छिज्जू की नींद टूटी। उसको होश आया कि वो कर क्या रहा है। सुमेहा के पापा को मना कर रहा था। वो तपाक से बोला, जी जी अंकल मैं अभी लेके आता हूँ। वैसे वो किसी से डरता वरता नहीं है, लेकिन फिर भी कंपनी के लिए अपने दोस्त राजू को अपने साथ चलने के लिए मैसेज किया। इतने कॉल भी लगाए, लेकिन राजू तो जैसे अपनी जमीन जायदाद सब बेच के सोया हुआ था। उसको अकेले ही जाना पड़ा। काफी दूर जाने पे भी कोई दुकान खुली नहीं दिखी उसको, लेकिन वो खाली हाथ भी वापस नहीं जा सकता था। स्कूटर चलाते चलाते वो पाली से बूंदी पहुंच गया, लेकिन उसको कहीं भी तेल नहीं मिल पाया। थोड़ी और दूर चल के एक छोटी सी दवाइयों की दुकान खुली मिली। उसे लगा जैसे उसको अलादीन का चिराग ही मिल गया, जिसमें से जिन निकल के अभी अभी बोलेगा, जो हुक्म मेरे आका। जब उसने दुकान वाले से बादाम का तेल मांगा तो बिना अपनी कुर्सी से उठे उसने दाईं तरफ नजर घुमाई, फिर बाईं तरफ, फिर उसने ना में सर हिला दिया। छिज्जू ने जब उसको एक्स्ट्रा पैसे देने की लालच दी, तब जाके वो बोला, गोदाम में चलो। फिर उस मधुर चांदनी में रात के साए तले छिज्जू और वो दुकान वाला निकल पड़े गोदाम की ओर। ये कैसी लव स्टोरी थी उसकी, उसको समझ ही नहीं आ रहा था। लव स्टोरी में आंखों पे गॉगल चढ़ाए हीरो के साथ गाड़ी पे दुपट्टा लहराती हीरोइन बैठती है भाई, लेकिन जब से छिज्जू के हाथ गाड़ी आई थी तब से राठौर अंकल बैठ रहे थे और अब ये दुकान वाला। गाड़ी चलाते हुए छिज्जू ने उससे पूछा, आप कहाँ लें, दाएं कि बाएं? अरे कुछ बोलो ना, बैठे हो ना पीछे? हाँ। अरे तो बता कहीं नहीं रहे, कुछ कह दो भाई, वरना मुझको ऐसा लगेगा जैसे अकेले अकेले गाड़ी लेके निकल पड़ा हूं दूर रात को। तुम्हें डर नहीं लगता अकेले? नहीं। अच्छा, ज्यादा दूर है क्या गोदाम? हाँ। है? अजीब आदमी था, हाँ ना के अलावा कुछ बोल ही नहीं रहा था। उसके हाँ नहीं से छिज्जू को बड़ा डर लग रहा था।
उस सुनसान रास्ते पर यह मधुर चांदनी अब उसको डरावनी रात लगने लगी थी। मन ही मन वो हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। तभी पीछे बैठा दुकान वाला बोला, रुको। अचानक आई इस आवाज से छिज्जू ने डर के मारे जोर से ब्रेक लगाया। उसने देखा उसके सामने एक पुरानी खंडहर सी इमारत थी। पसीना पसीना हुआ छिज्जू बुत बन के खड़ा था। अरे किस मुसीबत में आके फंस गया था वो। अभी अभी तो आराम से अपने पलंग पे सो रहा था और अब प्यार इसे न जाने किस मोड़ पे ले आया। छिज्जू डरते डरते उस खंडहर नुमा गोदाम के अंदर गया। वहां कहीं बोरियों का ढेर था तो कहीं बड़े बड़े कार्टन पड़े थे। उसको ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी हॉरर पिक्चर के सेट पे पहुंच गया हो। पीछे से कार्टन धड़ाम से गिर पड़ा। छिज्जू चिल्लाया, मम्मी ये क्या है? दुकान वाला मुस्कुरा के बोला, कुछ नहीं साहब, ऐसा होता रहता है। तभी उस दुकान वाले के पैरों के ऊपर से एक कॉकरोच भागता हुआ निकला तो वो दुकान वाला चीखता हुआ पास रखी कुर्सी पे चढ़ गया। छिज्जू ने हैरानी से पूछा, तुमने तो कहा तुम डरते नहीं हो। वो कुर्सी पे खड़े खड़े बोला, अरे वो तो अकेले बैठने से नहीं डरता हूं, कॉकरोच से कब कहा मैंने। छिज्जू ने अपना सर पीटते हुए कहा, अब ढूंढो तेल। पर कॉकरोच? दुकान वाला बोला, अरे वो तो कुर्सी से उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। पूरी मेहनत छिज्जू को ही करनी पड़ी। एक तो उसके गोदाम से 2 चूहे पकड़े उसने, तेल की शीशी ढूंढने की पूरी मेहनत उसी ने की, ऊपर से तेल के एक्स्ट्रा पैसे भी मांगे। पसीने से लथपथ, पीठ के दर्द से झुका हुआ, शरीर में सांस और पानी की कमी सहते हुए जब वो राठौर अंकल के लिए उनकी सबसे बेशकीमती चीज लेके अंदर गया तो देखता क्या है, अंकल खर्राटे मार के आराम से सो रहे हैं। अब छिज्जू मोहब्बत का कोई इम्तिहान नहीं देना चाहता था। वो अब बस यही चाहता था कि इम्तिहान का टाइम ओवर हो जाए और वो अपनी सीट से उठ के भाग जाए। लेकिन फिर सुमेहा का ख्याल आता और वो वापस अपनी सीट पे फिर बैठ जाता। राठौर अंकल तो जैसे हर दिन छिज्जू के लिए कोई नया एग्जाम पेपर सेट करके बैठे रहते। अगले दिन डीजे नाइट थी। डीजे के लिए छिज्जू ने रणबीर कपूर के गाने पे एक जबरदस्त डांस तैयार किया था और उसकी रिहर्सल वो पिछले 2 महीने से कर रहा था। लेकिन राठौर साहब को यह भी मंजूर नहीं हुआ। ऐन वक्त पे राठौर अंकल को बुखार आ गया। अरे 99 डिग्री वाला बुखार, नॉर्मल टेम्परेचर से पूरा 1 डिग्री ज्यादा। वो कभी डिजिटल थर्मामीटर से कभी मर्क्यूरी वाले से हर 2 मिनट में छिज्जू से तापमान चेक करवाते और छिज्जू 99, 98 बस यही करता रहा। जब वो अपनी किस्मत पे रो रहा था तभी उसको राजू का फोन आया। छिज्जू कहाँ यार, जल्दी आ, तेरी टर्न आने वाली है। तेरा गाना भी सेट कर दिया है, बस अब तेरा नाम आएगा स्टेज पे। छिज्जू उदास मन से बोला, मना कर दो यार सबको, मैं नहीं आ पाऊंगा। अरे क्या हुआ? बस इतना बोलना था राजू का कि हो गया छिज्जू के दिमाग का स्कूटर ऑन। अरे 98.9 भी कोई बुखार होता है क्या? ये राठौर अंकल सुमेहा के पापा ना होते ना तो अभी 1 मिनट में उनका बुखार उतार देता। क्या बोल रहा है? राजू ने कहा। किसका बुखार? राजू के इस बयान पे गुस्सा होते हुए छिज्जू बोला, अरे तुझको कुछ पता ही नहीं यार कि तेरे दोस्त के साथ क्या क्या हो रहा है। कल इतना फोन किया तूने एक बार भी नहीं उठाया, मैसेज देखे मेरे? राजू झेपते हुए बोला, अरे नींद में पता ही नहीं चला यार। हाँ आता हूँ, 1 मिनट, कोई बुला रहा है यार। ये कहते हुए उसने फोन काट दिया। बेचारा छिज्जू तो जैसे फंस गया था। उसको अच्छा दामाद भी बनना था, इसलिए भाभी ससुर जी का ध्यान रखना भी जरूरी था। अब रिश्ते पे मोहर भी तो उन्हीं की लगनी थी। अगले दिन शादी थी। हॉल खचाखच मेहमानों से भरा हुआ था। सब बन ठन के टशन में सेल्फी पे सेल्फी लिए जा रहे थे, लेकिन एक छिज्जू था जो अपनी कमर पकड़े हुए एक कोने में बैठा अपने आप से कह रहा था कि बस आज उसके इम्तिहान का आखिरी दिन था। फिर राठौर साहब अपने घर और छिज्जू और सुमेहा अपने घर। इससे पहले कि छिज्जू सपनों में और गोते लगाता, उसे राठौर अंकल की आवाज आ गई, छिज्जू खाना तो ला बेटा। जी अंकल अभी लाया। छिज्जू जो टशन के कारण कभी स्कूल में टिफिन लेके नहीं गया था, अब वो हर जगह अंकल जी का टिफिन बोतल लेके घूम रहा था। अंकल जी अपना टिफिन खा रहे थे और छिज्जू चुपचाप उनको खाते हुए देख रहा था। अरे उसको भी तो खाना खाना था, पर वो उठे, बुफे तक जाए, लाइन को सहे, उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी, इसीलिए वो मन मार के बैठ गया। तभी सामने उसका दोस्त राजू एक भरी पूरी प्लेट लेके खड़ा हो गया। देख छिज्जू मैं तेले क्या लाया, कचौरी, जलेबी, पुलाव। अगर ये वाकई हिंदी पिक्चर होती तो
छिज्जू की आंखों में आंसू भी आ गए होते, पर इस वक्त उसने राजू के हाथ से खाने की प्लेट झपटी और सीधा पुलाव पे अटैक कर दिया। लेकिन एक कौर भी मुंह में डाल पाता इससे पहले अंकल जी बोल पड़े, रात को चावल खाने से गैस होती है, और ये ग्रेवी वाली सब्जी, और पता नहीं कितने दिन पुरानी दही यूज की होगी इसमें। छिज्जू ने पुलाव छोड़ के सलाद ही खाना शुरू कर दिया। उस पे भी अंकल जी बोले, अरे उल्टे काम है, सूरज ढलने के बाद ककड़ी खा रहे हो। छिज्जू ने चम्मच छोड़ के सर पकड़ लिया। राठौर अंकल बोले, अरे तू चिंता मत कर, जब तू बरेली आएगा ना, स्वादिष्ट भरवा करेले खिलाऊंगा तुझको। सुमेहा को बोल के रखूंगा बनाए तेरे लिए। सुमेहा का नाम सुन के छिज्जू करेला क्या, कद्दू, टिंडे, परवल, पालक सब खाने को तैयार हो गया। राजू मुस्कुरा के बोला, क्यों छिज्जू, अब तो बरेली की दावत का मेन्यू भी फिक्स हो गया, अब तो चलें बरेली। अरे धत, कहते हुए छिज्जू शर्मा गया। वो तो उसी वक्त बरेली पहुंच गया था। अपने ख्यालों में उसने सुमेहा के घर की डोरबेल बजाई। सुमेहा भागते हुए दरवाजा खोलने आई। दरवाजा खोल के बॉबी पिक्चर की डिम्पल कपाड़िया की तरह बेसन से सना हाथ उसने अपने माथे पे लगा दिया। पर एक मिनट, वो पकौड़े तो बनाएगी नहीं, अंकल तो उसको करेले बनाने को कहेंगे। ये राठौर अंकल तो अब उसके ख्यालों में भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। लेकिन छिज्जू फिर भी खुश था, क्योंकि कल सुबह वो उसको छोड़ के वापस जाने वाले थे बरेली। अगली सुबह राठौर अंकल ने कहा कि जाने से पहले वो एक बार छिज्जू के पिताजी से मिलना चाहते हैं। बस इसी पल का तो छिज्जू को इंतजार था। वो दौड़ के पापा के पास गया। अंदर कमरे में दोनों, उसके पिताजी और उसके भावी ससुर, बातें कर रहे थे, और वो दरवाजे की इस तरफ खड़ा होके छुप के उनकी बातें चुपचाप सुन रहा था। राठौर अंकल बोले, आपका बेटा बहुत बहुत मेहनती है भाई, इतना अच्छा लड़का तो आजकल मिलना मुश्किल है। हीरा है आपका बेटा, हीरा। अपने लिए इतनी तारीफ सुन के छिज्जू शर्माए जा रहा था और उसके पिताजी हैरान हुए जा रहे थे। इसने हमारी इतनी खातिर की, अब हमको भी मौका दीजिए। अगले महीने 25 तारीख को सुमेहा की शादी है, उसमें आप सब जरूर आइएगा, पर हाँ छिज्जू को थोड़ा पहले भेज दीजिएगा। ये बात छिज्जू के दिमाग पे ईंट जैसे गिरी। वो चीखते हुए बोला, क्या? अरे छिज्जू इधर आ। उसकी आवाज सुन के पापा बोले, ये बुला रहे हैं तुझे बरेली, जाएगा ना? पापा मैं सामान देख के आता हूँ, कहते हुए छिज्जू गुस्से में कमरे से बाहर आ गया। उसकी पूरी दुनिया ही हिल गई थी। तभी पीछे से उसका दोस्त राजू आया और बोला, अरे वहां क्या कर रहा है, चलें बरेली। छिज्जू गुस्से में बोला, अरे चुप, कोई नहीं जा रहे हम बरेली बरेली। बस इतनी सी थी ये कहानी।